Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 4, moving charge and magnetism. तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक का डिस्कशन कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग में हमने ओस्टेड का ऑब्जर्वेशन देखा। ओस्टेड के ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन ये था कि कोई करंट कैरिंग वायर हो तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। रेस्ट चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। मूविंग चार्ज अपने सराउंडिंग में मतलब करंट के वजह से कोई करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो हमें ओस्टेड के ऑब्जर्वेशन से पता चला। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो फाइंड करने के लिए बायो-सावर्ट ने लॉ दिया, जो भी हमने डिस्कस किया था। ओके, बायो-सावर्ट लॉ भी हमने डिस्कस किया था और उसके अंदर भी काफ़ी सारे हमने न्यूमेरिकल फॉर्मूले भी डिराइव किए थे। उसके बाद आज जो हम थियरी डिराइव करने वाले हैं जिसके नेम है एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ था, सिमिलर वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ है, दोनों सिमिलर ही लॉ है। जैसे गॉस लॉ से हम कोई सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टिंग वायर के ऊपर सिमेट्रिकली कंटिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम वो गॉस थियरम अप्लाई करते थे। कोई कंडक्टिंग स्पीयर हो, ओके, वो स्पीयर के वजह से कोई हमें आउटसाइड पे या तो सरफेस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना, तो हम गॉस थियरम या तो गॉस लॉ अप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं जब सिमेट्रिकली कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब। सिमिलर एम्पियर सर्किटल लॉ भी वैसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का एक अल्टरनेटिव मेथड है। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अब कोई रेस्ट चार्ज देखा होगा Q नोट, तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करने के लिए हमने डिफरेंट फॉर्मूले डिराइव किए थे। एक था E = KQ/R², दूसरा फॉर्मूला था F = QE, उस पर ऊपर से हम लिख सकते हैं E = F/Q, ये भी एक फॉर्मूला था। ओके, लेकिन ये फॉर्मूले से नहीं निकालना हो, अलग मेथड से निकालना हो, इंटीग्रेशन करके निकालना हो, तो अपने पास थियरम था गॉस थियरम या तो गॉस लॉ आप बोल सकते हो। ओके, गॉस लॉ क्या था, तो कि क्लोज इंटीग्रल E.dA वेक्टर, ओके, E.dA वेक्टर इज इक्वल टू था समेशन Q0 बाय या तो समेशन Q/ε0। ओके, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे देखो ये क्लोज इंटीग्रेशन था, कोई क्लोज बॉडी के अंदर रहे हुए चार्ज का क्या करना है, समेशन करना है, मतलब एडिशन करना है, एल्जेब्रिक सम करना है और इसको डिवाइड करना है एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट क्या था, तो परमिटिविटी थी। परमिटिविटी का मतलब होता है कि मान लो कि यहाँ पे हमें फील्ड फाइंड करना हो ये P पॉइंट के पास, तो उसके अंदर जो आने वाला जो मीडियम है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मतलब में फ्री स्पेस, ओके, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। वो मीडियम इसको इस पॉइंट के पास फील्ड को कितना अलाउ करे, फील्ड का कितना अलाउ कर सकता है, कितना परमिशन दे सकता है फील्ड को जाने के लिए वहाँ पे, तो वही जो प्रॉपर्टी है उसको ही हम क्या बोलते थे स्टूडेंट, परमिटिविटी। ओके, तो ये गॉस थियरम था जिसके ऊपर से हम इजीली इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते थे, जिसमें हम क्लोज इंटीग्रल करते थे E.dA। सरफेस के ऊपर कोई देखो कि हमारे पास कोई सेल हो, ओके, ऐसा कोई सेल हो जिसके ऊपर छोटा सा एरिया हम ले लेते थे, ओके, या तो फिर हम कंसिडर करते थे कोई स्पीयर, तो स्पीयर के ऊपर छोटा सा एरिया एलिमेंट dA लेते थे, फिर उनका हम क्लोज इंटीग्रल करके हम फाइंड कर सकते हैं इस क्लोज बॉडी के अंदर मान लो कि Q0 जितना या तो Q चार्ज था, उसके ऊपर से हम निकाल सकते थे इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का एक तरीका था, अल्टरनेटिव मेथड थी जो गॉस थ्योरम थी या तो गॉस लॉ था। सिमिलर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो-सावर्ट का तो लॉ था ही अपने पास। क्या था बायो-सावर्ट का लॉ? बायो-सावर्ट का लॉ था B = μ0/4π और यहाँ पे लिखते थे आइडियल क्रॉस R वेक्टर, ओके, डिवाइडेड बाय R², ये फॉर्मूला था, सॉरी R³। तो इससे भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो ये मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, तो क्या हमें फॉर्मूले से नहीं निकालना है, इंटीग्रेशन करके इजीली कोई सिमेट्रिकल मतलब में हमारे पास ऐसा कंस्ट्रक्शन हो, मान लो कि करंट कैरिंग वायर हो तो उसके सराउंडिंग में हमें फाइंड करना हो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अल्टरनेटिव मेथड चाहिए हमें, बायो-सावर्ट के बिना भी हम निकालना चाहे तो कैसे निकालें, तो उसके लिए हमारे पास एक एम्पियर सर्किटल लॉ है जो सिमिलर है किसके जैसा, गॉस लॉ जैसा ही है।
ओके स्टूडेंट, तो गॉस लॉ के जैसा ही है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं क्या है लॉ। ओके, तो जो भी लॉ आते हैं स्टूडेंट वो कैसे आते हैं, तो क्या एक्सपेरिमेंटली आते हैं, हमें वो पता है। ओके, फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सपेरिमेंटली होते हैं। तो चलो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है समझते हैं। वो समझने से पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं फील्ड की डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो तो फॉर्मूला है हमारे पास B = μ0/4π, यहाँ पे था IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाई R³। ये तो फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके, कोई करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कितना है कोई P पॉइंट के पास, तो ये फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन उस फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, वो सर्कुलर होगा या फिर स्फेरिकल होगा, कैसा होगा हमें पता नहीं है। तो वो फाइंड करने के लिए फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में ऐसे मतलब कोई आप हार्ड पेपर के अंदर से कोई वायर पास करा दो, कोई करंट कैरिंग वायर, और उसके अंदर यहाँ पे आयरन के पाउडर डाल दो यहाँ पे, तो ये आयरन का पाउडर ऐसे अरेंज हो जाएगा। तो उसके ऊपर से हम कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा आपको, सर्कुलर मिलेगा। और फेराडे ने भी दिया था वो सर्कुलर ही मिलता है, वो करंट कैरिंग के सराउंडिंग में सर्कुलर के फॉर्म में ही होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो चलो उसकी डायरेक्शन शो करना हो, डायरेक्शन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए चलो डिफरेंट हम स्टेप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है और ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। फर्स्ट एग्जांपल देखो, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि सर्कुलर है, सर्कल की 2 डायरेक्शन होती है, एक तो क्लॉकवाइज या एक दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मिलेगा या एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो चेक करना हो तो कैसे करें। तो यहाँ पे हमें रूल यूज़ करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल। जब करंट स्ट्रेट वायर में से पास होगा तो उस केस में आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है स्टूडेंट, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। ओके, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो अपना थंब है उस थंब को कहाँ पे रखना है, जो करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर रखना है, और जो 4 फिंगर है उसको बेंड करना है। तो जहाँ पे ये बेंड हो रही है, देखो कि ये थंब को मैं कहाँ रख रहा हूँ, ये करंट कैरिंग वायर के ऊपर रख रहा हूँ, तो ये जो मेरे 4 फिंगर है वो बेंड हो रहे हैं। वो बेंड होने की जो डायरेक्शन है वो देखो ऐसे मिल रही, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इसके सराउंडिंग में वो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी आपको। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। यहाँ पे आपको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है नॉर्मली। ओके, अभी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स की डिस्कशन नहीं कर रहे। ओके, मैग्नेटिक फोर्स का हम नेक्स्ट जब भी डिस्कशन करेंगे पूरा टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जो हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं वो ओनली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट करंट कैरिंग वायर में से कैसे निकाल सकते हैं, कोई रिंग में जब करंट पास हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में कैसे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ओके, ऐसे कोइल्स के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। बस वो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन करने के बाद हम मैग्नेटिक फोर्स का डिस्कशन करेंगे। मैंने थोड़ा सीक्वेंस चेंज किया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इजीली सबको समझ में आ जाएगा। अभी देखोगे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उस डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है और फिंगर को बेंड करना है। फिंगर को बेंड करेंगे तो फिंगर ऐसे दिख रही। अभी मुझे रिप्रेजेंट करना हो कि ये वाले पोर्शन में करंट मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो रही है, बाहर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज तो हमें दिख रहा है, लेकिन मुझे ये पार्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना कि बाहर की तरफ आ रही है और ये पॉइंट के ऊपर दिखाना कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में। तो आप लोगों ने एरो देखा होगा स्टूडेंट, एरो को ऑब्जर्वेशन किया होगा कि स्टूडेंट एरो को आप देखते हो। ओके, तो कुछ इस तरह से होता है। अभी जब एरो आपके सामने की तरफ आता हो ऐसे तो आपको क्या दिखेगा, ओनली डॉट दिखेगा। और जब इनसाइड में जाता होगा, मतलब मैं अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो उस केस में आपको पीछे वाला पोर्शन दिखेगा, वो कैसा दिखेगा स्टूडेंट, क्रॉस दिखेगा। तो स्टूडेंट आप एरो के ऊपर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकते हो कि फॉर एग्जांपल एरो आपकी तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो कि मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ आ रही है, मतलब बाहर की तरफ आ रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक डॉट और उसके ऊपर ऐसा सर्कल बना देना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटसाइड है। ओके, ये आउटसाइड का है। और जब इनसाइड में दिखाना हो तो आपको क्रॉस से दिखाना है। ओके, ये इनसाइड का है। क्लियर। तो जब करंट कैसा जा रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर में से, तो मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे राइट हैंड थंब रूल से चेक कर सकते हो
ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखो तो सेकंड एग्जांपल में चलो कि करंट आपका डाउनवर्ड में है। ओके, तो उसमें थंब को नीचे रखना है, तो ये फिंगर को बेंड करेंगे हम। देखो थंब को ऐसे रखा मैंने, फिंगर बेंड करना है, फिंगर को बेंड करोगे तो वो क्लॉकवाइज में बेंड हो रही है, ऐसे बेंड हो रही है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन मिलेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे इनसाइड में मतलब यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे बाहर आ रही है, मतलब यहाँ पे आपको डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो इनसाइड जाती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे आप इनसाइड और यहाँ पे आउटसाइड आती हुई दिखेगी। ओके, क्लियर यहाँ पे इतना। चलो नंबर 3 में मान लो कि आपके पास रिंग है। ओके, ये कोई रिंग है और ये रिंग के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है, चलो मैं करंट की डायरेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो ये जो है रिंग में करंट पास हो रहा है ऐसे, ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा स्ट्रेट। जब आपका करंट सर्कुलर में होगा, कोई सर्कुलर रिंग के अंदर होगा, तो उस केस के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा स्ट्रेट। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कैसे मिलेगा? तो देखो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल ही अप्लाई करना है, लेकिन तरीका अलग होगा। देखो यहाँ पे आप थंब नहीं रख सकते। मैंने क्या बोला था कि करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, लेकिन यहाँ पे आप थंब रखोगे आपको ऑकवर्ड रहेगा। तो आपको इस केस में अलग तरीके से आपको थंब और फिंगर को बेंड करना होता है। तो जब आपका करंट है वो सर्कुलर फॉर्म में हो, मतलब सर्कुलर फॉर्म में मतलब रिंग के अंदर पास होता हो, तो उस केस में आपको फिंगर को किस डायरेक्शन में रखना है? करंट की डायरेक्शन में बेंड करना है। फॉर एग्जांपल करंट यहाँ पे किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज बेंड करो तो थंब कहाँ पे आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये ब्लैक बोर्ड की बाहर की तरफ आपको फील्ड दिखेगी। ओके, इनसाइड में आप चेक करोगे तो ये ऐसा आपको मिलेगा। तो बाहर की तरफ मिलेगा मतलब यहाँ पे आपको डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड में मिलेगा। ओके, ब्लैक बोर्ड के आउटवर्ड आपको दिखते हुए आते हुए दिखेगा। ओके, बाहर की तरफ आ रहा है तो आप डॉट से ही रिप्रेजेंट करोगे। अंदर की तरफ जा रहा होगा प्लेन या तो कोई सरफेस के अंदर जा रहा हो तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलो फोर्थ एग्जाम्पल में मान लो कि आपका जो रिंग है वो रिंग के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे। ओके, तो ये करंट की डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज फिंगर को बेंड करो। ये फिंगर को बेंड किया तो ये थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्मली इनसाइड जा रहा है। ओके, ये सरफेस के नॉर्मली इनसाइड में जा रहा है। तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? इनसाइड द प्लेन होगा। तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे क्रॉस से, जो मैंने अभी अभी आपको डिस्कस करके दिखाया। ओके, तो यहाँ पे जो करंट है वो क्लॉकवाइज होगा। ओके, करंट क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे होगा? इनसाइड द पेपर होगा या तो इनसाइड द प्लेन होगा। तो आपको इनसाइड हो, अंदर की तरफ हो, तो आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाना हो तो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ये मान लो कि इनसाइड में ही यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इनसाइड में तो आप ऐसे क्रॉस से दिखा सकते हो, और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा तो ऐसे डॉट से आप दिखा सकते हो। ओके स्टूडेंट, ऐसे डॉट से भी आप दिखा सकते हो। तो ये डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। या तो आपको कोई एक्सिस के अंदर दिखाना हो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। ये भी एक तरीका है ये कि मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का ये तरीके है। ओके, तो अच्छे से पहले ये नोट कर लो। और एक डेफिनेशन लिखना है जो एम्पियर सर्किटल लॉ है। कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? तो कि अल्टरनेटिव मेथड है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्टेम। कि कहीं पे मैग्नेटिक कोई करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मान लो कि पी पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो उसके लिए बायो-सावर्ट लॉ तो है ही, लेकिन उसका अलावा दूसरा मेथड कौन सा है? तो वो है एम्पियर सर्किटल लॉ, जो सिमिलर है गॉस लॉ की तरह। ओके, जो हम डिस्कस करेंगे, प्रूव भी करेंगे। ओके, और वो प्रैक्टिकली है जो क्या है? तो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ एलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उसको मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं कि जो ये बी डॉट डी एल है, सिमिलर हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए किया था, याद करो। ई डॉट डी ए इक्वल्स टू समेशन क्यू बाई म्यू नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिकल फील्ड, डी ए एरिया एलिमेंट था,
सिमिलर यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड डीएल लेंथ एलिमेंट है, लेंथ का छोटा सा पोर्शन, छोटा सा लेंथ हम ले रहे हैं। और म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी। ओके, परमिबिलिटी क्या है, तो कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करे, कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना वो रिफ्लेक्ट करेगा, कितना ट्रांसमिट करेगा। तो मतलब में वही जो प्रॉपर्टी है मीडियम की, उसको बोला जाता है परमिबिलिटी। नॉट लिखा इसका मतलब है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, समेशन आई, क्योंकि यहाँ पे करंट के बारे में डिस्कस करना, क्योंकि यहाँ पे मूविंग चार्ज की बात करें और मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस करता है। ओके, मूविंग चार्ज मतलब क्या है, करंट। तो करंट का हमें समेशन लेना है, एलजेब्रिक सम लेना है। यहाँ पे एलजेब्रिक सम लेते थे हम चार्ज का, क्योंकि चार्ज हमारा रेस्ट पे था उस टाइम पे, तो सिर्फ चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे चार्ज मोशन करा है, तो मोशन का मतलब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। दोनों सिमिलर इक्वेशन दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करने के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। बस इसके एप्लीकेशन हमें डिटेल में डिस्कस करना, और ये आगे एम्पियर सर्किट वाला हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्शन और ये नोट कर लो जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसके आगे हम फिर प्रूफ देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलो एम्पियर सर्किटल लॉ डिस्कस करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो गोस लॉ था उसके लिए, उसके रिलेटेड ही है। ओके, उसके जैसा ही सिमिलर लॉ है। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो लॉ क्या हो समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक क्लोज लूप ड्रॉ किया है। ये क्लोज लूप के अंदर 3 अलग अलग वायर दिखाए हैं, सॉरी 4 अलग अलग वायर है, जिसमें इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, यहाँ पे करंट I3 है, यहाँ पे करंट I4 और ये करंट I5। ओके, तो स्टूडेंट जो हम अप्लाई करें एम्पियर सर्किटल लॉ, जो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, तो कि क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि क्लोज सरफेस के साथ इंक्लोज जितना भी करंट है, ओके, या तो एक क्लोज इंक्लोज हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो हम क्लोज बाउंड्री दिखा रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट, इसके ऊपर का छोटा छोटा जो हम लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, जो क्लोज हमने बाउंड्री दिखाई है, क्लोज लूप दिखाया है, उसका छोटा सा एलिमेंट डी है, इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट समेशन आई। मतलब में जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्लोज बॉडी है या तो क्लोज लूप है, उसके साथ का जो डीएल का जो एलिमेंट है हम ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, क्लोज इंटीग्रल जो ले रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इनटू समेशन आई के बराबर होगा। म्यू नॉट मतलब परमिबिलिटी, परमिशन। ओके, तो परमिशन क्या है, तो कि कितनी फील्ड को अलाउ करे, तो वो जो प्रॉपर्टी उसको परमिबिलिटी बोल रहे हैं। समेशन आई मतलब एलजेब्रिक सम है, और बी ये पॉइंट के पास का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का जो लेंथ एलिमेंट है, ओके, जिसको हमने डीएल बोला, वो इसके पूरे का हम टोटल इंटीग्रल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट समेशन आई के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि म्यू नॉट, यहाँ पे समेशन आई क्या होगा, तो समेशन आई इक्वल्स टू एलजेब्रिक सम है। एलजेब्रिक सम में क्या होता है, तो देखो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलना चाहिए। देखो अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले, तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे मिल रहा है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट के पास ऐसे मिल रहा है, ये मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज मिला है, इसका मतलब है जो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वो आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो I1 आपका पॉजिटिव होगा, प्लस I3 भी पॉजिटिव, प्लस I4 भी पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस I2 और I5 को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वो क्लोज सरफेस से बाहर है। ओके, जो क्लोज बॉडी के अंदर, क्लोज लूप के अंदर जितने भी करंट एलिमेंट हो गए या तो करंट कैरिंग वायर होंगे, उसको ही आपको कंसिडर करना होता है, वही आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये जो लूप है जो आपको क्लोज कर रहा है, इंक्लोज कर रहा है, उसको बोला जाता है एम्पीरियन लूप। ओके, एम्पीरियन लूप बोला जाता है। ओके, तो रूल क्या था, फॉर्मूला क्या है हमारा, तो कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई, आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके कुछ एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, कि आपके पास एक इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, उसके सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके निकालना है। तो चलो निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उसके लिए पहले आप चलो निकालते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के अंदर। तो स्टूडेंट मान लो कि आपके पास ये कोई वायर है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा बड़े साइज़ में, क्योंकि इसके इनसाइड में भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसलिए 3 अलग अलग रीजन में निकालना है, इसलिए मैं जो कंडक्टिंग वायर है उसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ।
एक्चुअली इतना बड़ा कंडक्टिंग वायर नहीं होगा, लेकिन मैं उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये आपका करंट कैरिंग वायर है, सिलेंडर जैसा दिख रहा है लेकिन ये सिलेंडर नहीं है स्टूडेंट, ये आपका करंट कैरिंग वायर ही ऐसा आप सपोज करो। और इन्फाइनेटली लॉन्ग मतलब ये इसमें से जो एक्सेस पास कर रहा हूँ ये मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ इससे, जो आपका इन्फाइनेटली लॉन्ग शो करेगा। ओके, यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं इन्फाइनेटली लॉन्ग। ओके, अभी कंसिडर करते हैं कि इसका जो रेडियस है कंडक्टिंग वायर का वो स्मॉल है। ओके, ये जो आपका कंडक्टिंग वायर है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल है, और उसमें से पास होने वाला जो करंट है वो करंट कंसिडर करते हैं कैपिटल आई जितना। ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसके रेडियस हमने कंसिडर किया कितना ए, करंट कितना पास हो रहा है, आई जितना पास हो रहा है। तो स्टूडेंट हमें 3 डिफरेंट रीजन पे, मान लो कि ये एक्सिस से, ओके, जो हमारा करंट कैरिंग वायर उसके एक्सिस से कोई पी पॉइंट पे, सपोज करो कि ये आपके पास पी पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके। तो स्टूडेंट एम्पियर सर्किटल लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो कोई पॉइंट जहाँ पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो उसको क्लोज बॉडी के अंदर लेना पड़ेगा, वहाँ पे क्लोज बाउंड्री आपको लेनी पड़ेगी, क्लोज लूप आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोज लूप आपको दिखाना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो जो आप क्लोज लूप बनाओगे वो लूप सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं ये लूप ड्रॉ कर रहा हूँ जो इसके साथ सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, जो डॉटेड लाइन से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी ये पी पॉइंट के पास आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये पी पॉइंट के पास आपको डिस्टेंस कितना, तो क्या ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं स्मॉल आर। तो आउटसाइड में है फर्स्ट केस आपका, केस नंबर 1, जिसमें आपका आर ग्रेटर देन है, मतलब मैं आउटसाइड ऑफ कंडक्टर। तो उस केस में एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। ओके, अभी ये क्लोज जो लूप लिया जिसको हमने बोला एम्पीरियन लूप, तो एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट पास हो रहा, तो टोटल करंट आई पास हो रहा है। तो समेशन आई की जगह पे आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे, और ये डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट देखो बी डॉट डी एल, वो प्रोडक्ट निकालोगे, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आता है, कोस थीटा आता है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा क्लोज इंटीग्रल, या तो लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं क्योंकि लेंथ एलिमेंट है यहाँ पे इसलिए, तो बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इतना तो क्लियर हो गया। ओके, अब स्टूडेंट ये कॉस थीटा जो है उसमें थीटा किसके बीच का एंगल, ओके, तो थीटा जो एंगल है वो बी और डी एल मतलब एलिमेंट, जो आप ये क्लोज बाउंड्री जो ले रहे हो, ओके, क्लोज लूप जो ले रहे हो, इसके ऊपर ये डी एल में छोटा सा सेगमेंट ले रहे हो, छोटा सा लेंथ एलिमेंट लूँ, तो उसके साथ बी का जो एंगल बनेगा वो, अभी स्टूडेंट करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, मतलब हर पॉइंट के पास वो टेंजेंशियली होगी। ओके, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टेंजेंशियली होगा। ओके, डी एल भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो मतलब में यहाँ पर थीटा क्या होगा, 0। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि आपका जो B और DL दोनों के से पैरेलल है, तो थीटा आपका 0। ओके, तो थीटा 0 तो कोस 0 कितना होगा स्टूडेंट, 1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं क्लोज इंटीग्रल B DL इंटू 1, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 म्यू नॉट आई। इतना इक्वेशन क्लियर। अभी देखोगे मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह पे तो क्या होगी, सेम रहेगी। ओके, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, ये जो हमने क्लोज लूप का रेडियस कंसिडर किया आर जितना, वो चेंज नहीं हो रहा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज होगा। ओके, चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, डीएल का, छोटे छोटे एलिमेंट का हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का यूज़ किया ये छोटे छोटे एलिमेंट का हमें क्या करना है, समेशन ऐड करना है। तो चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, बी बाहर इंटीग्रेशन डी एल क्लोज इंटीग्रेशन डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये इक्वेशन आया। अब स्टूडेंट डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब एल, तो आप लिख सकते हो बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और एल मतलब क्या, लेंथ ऑफ दिस क्लोज लूप। ओके, वो क्या होगा, तो ये लेंथ क्या होगा इसका, सरकमफरेंस की जितना होगा, तो हम लिख सकते हैं बी इंटू 2 पाई, रेडियस कितना है आर, मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, क्लियर। बस अभी यहाँ पे बी को सब्जेक्ट बना दो,
तो बी को सब्जेक्ट बनाओगे, ओके, यहाँ से ऐसे आए थे हम, तो बी को सब्जेक्ट बनाओगे तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। और यहाँ पे बी इन्वर्सली, ये तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, तो बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर। ओके, फर्स्ट रिलेशन है आपका ये वाला। ओके, क्लियर। अभी चलो सेकंड केस लेते हैं, सरफेस के ऊपर। मान लो कि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए, तब का रिलेशन क्या होगा वो देखते हैं। चलो तो फाइंड करते हैं सरफेस के ऊपर। ओके, सेकंड केस, ये केस 1 था। केस नंबर 2, ओके, आर आपका क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आर को रिप्लेस कर देना है, सभी डेरिवेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन करो तो भी वही आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, आर की जगह पे ए, तो ये आपका इक्वेशन। ओके, फिर केस नंबर 3, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है जिसके अंदर गलतियाँ ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे आर इज़ ग्रेटर देन ए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज़ स्मॉलर देन है, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर मतलब मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। चलो इसी में मैं दिखा देता हूँ कि ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है ये कहीं पे यहाँ पे, ओके, ये पी जो पॉइंट है उसको आपको क्लोज बाउंड्री में लेना पड़ेगा। ये जो क्लोज बाउंड्री दिखाया मैंने। अभी स्टूडेंट, ये पी पॉइंट के पास आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको करंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे म्यू नॉट समेशन आई कर रहे हैं आप, तो समेशन आई में यहाँ पे करंट पूरे ए जितने रेडियस में से करंट आई जा रहा था, छोटे से रेडियस में से, मान लो कि इसको भी स्मॉल आर ही ले लेते हैं, तो उसमें से करंट कुछ अलग जाएगा। तो करंट हम इंक्लोज बॉडी जो ले रहे हैं, क्लोज जो हम यहाँ पे लूप ले रहे हैं, उसमें से करंट जो जा रहा है उसको आई ही ले लेते हैं। तो बस हमें यहाँ का जो करंट है आई ई वो फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम ये फॉर्मूले में समेशन आई के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फॉर्मूला है हमारे पास क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, ये इक्वेशन है। अभी इस इक्वेशन के अंदर देखो हम वैल्यू पुट करते जाए तो बी डी एल कोस 0 तो क्या होगा, 1 ही होगा, इसमें तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। म्यू नॉट आई ई, ये इंक्लोज सरफेस जो है, लूप है, उसका हमें इलेक्ट्रिकल करंट निकालना है, ये करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो हमें पता है करंट का फॉर्मूला कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए होता है। ओके, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्या होगा, इसका पूरे का एरिया क्या होगा इसका, तो ये एरिया होगा पाई ए स्क्वायर। ओके, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। टोटल जो रेडियस ए जितना था तब करंट किसके बराबर था, पाई ए स्क्वायर के बराबर था। जब करंट आई ई होगा तो कितना होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आई इक्वल्स टू जे ए, ये पता है। जी यहाँ पे करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होती, हमें पता है वो। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू के पाई ए स्क्वायर और आई ई इक्वल्स टू के पाई आर स्क्वायर। ओके, दोनों का रेशियो ले लें तो आई ई बाई आई ए, ओके, इसको नंबर बी देते हैं, इसको नंबर ए देते हैं, बी को ऐसे डिवाइड कर दें तो आपका इक्वेशन आई बाई ए इक्वल्स टू क्या आएगा, के पाई आर स्क्वायर बाई के पाई ए स्क्वायर। के कॉन्स्टेंट लिया, के प्रोपोर्शनलिटी निकाल के कॉन्स्टेंट पुट किया, के पाई कैंसिल आउट। तो जो आपका रिलेशन बनेगा यहाँ पे वो स्टूडेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखो आई ई इक्वल्स टू क्या आया स्टूडेंट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये आया। बस आई की वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, ये वाले इक्वेशन में, और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल भी कर लो। तो देखो क्लोज इंटीग्रल करेंगे आप, यहाँ पे बी क्लोज इंटीग्रल डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई की वैल्यू है आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपके पास रिलेशन। ओके, सिंप्लीफाई करें, डी एल क्या होगा आपका, डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो एल आएगा, और एल पूरे इतने, ये इसका सरकमफेरेंस किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर। ये तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर। अभी ये आर स्क्वायर में से आर कैंसिल आउट, ओके। बी को फाइंड करना था तो बी को सब्जेक्ट बनाओ, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये आपका रिलेशन है। इसके ऊपर से आप लिख सकते हो स्टूडेंट, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। क्लियर? देखो आर ये कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट है, ए म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आई करंट कांस्टेंट जा रहा है, 2 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ए रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, तो बी इज क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। ये सर ये कौन सा था आपका, इनसाइड में, ये इनसाइड, फिर ये आउटसाइड, ओके। और सरफेस वाला कहाँ गया, ये सरफेस वाला, ओके। तो ये रिलेशन है, ये आई थिंक ये आपके एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल नंबर 4.8 या 7 समथिंग है। तो बस वो थियरी पार्ट ही था, उसको न्यूमेरिकल के टर्म में आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, ओके। उसमें आपको एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना था, तो बस ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। अभी एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर से आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो ये वाले के अंदर, कि आउटसाइड पॉइंट पे सरफेस के ऊपर और इनसाइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करें। तो चलो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं आर के अकॉर्डिंग। ओके, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ग्राफ है आपका बी वर्सेस आर का ग्राफ, ओके। डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे डिस्टेंस होगा, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। अभी देखो कि सरफेस सेंटर से, मतलब यहाँ से सरफेस तक आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, वो तो मैक्सिमम आ रहा है। मैक्सिमम मतलब क्या लिखोगे आप, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में आ रहा है, इनसाइड में। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से यहाँ तक आपका जो इनसाइड में है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के साथ है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, इस तरह से ड्रॉ करोगे। फिर सरफेस पे आपका मैक्सिमम जहाँ पे आपका आर इक्वल्स टू ए हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या था, आर डायरेक्टली बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इनसाइड के अंदर। फिर आउटसाइड में क्या हो रहा था स्टूडेंट, आउटसाइड में बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर, ओके। ऐसे आपका डिक्रीजिंग में जाएगा, तो ये आपका ग्राफ बनेगा ये, ओके स्टूडेंट। क्लियर है, अच्छे से नोट कर लो, ओके। नेक्स्ट थियरी के अंदर हम सोलेनॉइड और टोरॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ओके। अच्छे से डेरिवेशन नोट कर लो। थैंक यू।